रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है? यस सर। मैंने होमवर्क क्या दिया था याद तो नहीं आ रहा है। क्या होमवर्क दिया था, कितना कितना नंबर वाला? क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया था। 1 के बाद मैंने शायद एक कहाँ से क्वेश्चन करवाया लास्ट, यहाँ पर देखते हैं। देखो 1, अच्छा ये तो एक ही पेज है, इसके पहले शायद था दूसरे वाले स्लाइड। कौन सा 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? 4? अच्छा क्वेश्चन नहीं 4 तो नहीं, यहाँ इसमें 4 होगा, फिर यहाँ से 4। एक मिनट, ये वाला किया था ना क्वेश्चन नंबर, यहाँ से 4 क्वेश्चन नंबर हाँ है ना? हाँ यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 किया था, और मैंने शायद होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 3 है ना? 3, हाँ 3 सेम ही था शायद, देखते हैं। हाँ 3 भी तो वैसे ही था, फीफो बोला था, ठीक है 3 भी वैसा ही था, 3 नहीं हुआ। अच्छा, और क्या होमवर्क दिया था 3 को छोड़ के? आपने बोला कि 3, ओनली 3। ओनली 3, ओनली 3, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं हुआ, या फिर मतलब ट्राई किए हो पूरा नहीं हुआ? हाँ मैम। ठीक है, चलो एक बार होमवर्क देख लेते हैं, फिर थोड़ा शेयर का जो टॉपिक है उसको करेंगे आज, फिर दोनों हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर उस पर हम लोग सम्स प्रैक्टिस करते रहेंगे। पहला देखो यहाँ पर दिया हुआ है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड, ए स्टॉक ब्रोकर। अच्छा, ये स्टॉक ब्रोकर है, रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग। अच्छा, एक स्टॉक ब्रोकर है जो खुद शेयर होल्ड कर रहा है, कितना? 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस दिया है 1,20,000, कॉस्ट 1,18,000। हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करते हुए चलेंगे, नहीं तो ये सब क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाता है। अगर ड्रॉ नहीं करोगे तो फिर बार बार रीड करना पड़ेगा पूरा, इतना लेंदी जो क्वेश्चन है उसको। अच्छा, पहले ओपनिंग बैलेंस बोला है, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, कॉस्ट 1,18,000, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 100, क्योंकि डिवेंचर है 100 ही होना चाहिए। अच्छा, बॉन्ड है, बॉन्ड 100 करके बता रहा है। अच्छा, तो ओपनिंग बोल रहा है, इन लोग का ईयर एंड कब होता है? देखो ईयर एंड होता है बुक्स एवरी 31 दिसंबर, ये नीचे मिला मुझे 31 दिसंबर, तो ओपनिंग कब होगा? 1 जैन को। अगर 31 दिसंबर को ओपनिंग होता है तो 1 जैन को, सॉरी एंडिंग होता है तो 1 जैन को ओपनिंग होगा, तो ओपनिंग डेट हो जाएगा 1120x1, ठीक है। और यहाँ पर देखो बैलेंस कितना मिल रहा है, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 रुपीज, 1,20,000। और ये कौन सा वैल्यू है? दो वैल्यू होता है, एक नॉमिनल और एक कॉस्ट। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू, ये 100 के हिसाब से है। और कॉस्ट कितना है? ओपनिंग बैलेंस का कॉस्ट जो है वो है 1,18,000। 1,18,000 का मतलब हो गया, ये कॉस्ट वैल्यू का मतलब इतने से हम लोगों ने परचेस किया है। मतलब एक्चुअली अगर डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो देखना 1,20,000 को डिवाइडेड बाय 100 करो, कितना सारा हम लोग बॉन्ड लिए हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड 1200 हो रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे तो नंबर हो रहा है कितना? 1200। और ये 1200 नंबर ऑफ बॉन्ड खरीदने के लिए हम लोगों ने 1,18,000 रुपए खर्चे किए, तो फिर इसका मतलब एक एक बॉन्ड 98.3 ऐसा कुछ होगा, मतलब डिस्काउंट में बिका होगा। 1,20,000 का जो बॉन्ड था वो 1,18,000 में हम लोगों ने खरीदा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर 13/2001, 13/2001 यहाँ पर क्या हुआ है? देखो यहाँ पर बोल रहा है कि परचेज 200 यूनिट्स, मतलब नंबर एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 98, तो 200 यूनिट एट द रेट ऑफ 98 एक्स इंटरेस्ट। उसके बाद सोल्ड 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2001 को सोल्ड कर दिया है। सोल्ड कितना किया है?
500 original holding at 100, x interest out of original holding at rupees 100, तो sold 500, x interest 100 at the rate of 100 x interest. अच्छा, नेक्स्ट क्या बोला है, परचेज 150, 98 कम इंटरेस्ट, परचेज 150 और इस पे बोला है 98 कम इंटरेस्ट। सोल्ड 300 एक्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। अच्छा, तो 111 x1, अच्छा 111 x1, यहाँ पर सोल्ड 300, सोल्ड 300 एक्स इंटरेस्ट एट 99 आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट डेट्स आर 30th सितंबर, 31st ऑफ मार्च, 30th सितंबर, 31st ऑफ मार्च, इसको हाईलाइट करते हैं। 30th सितंबर मतलब ये डेट, ये देखो ये वाला डेट ही होगा इंटरेस्ट का। क्यों बताओ, जो 30th सितंबर है वही तो 1st ऑफ अक्टूबर होगा, जो 30th सितंबर है वही 1st ऑफ अक्टूबर होगा, और 31st ऑफ मार्च, तो 31st ऑफ मार्च मतलब इसके बाद ये 1 तारीख है मार्च का, तो यहाँ पर लिखते हैं 31st ऑफ मार्च, ये इंटरेस्ट डेट हो जाए। अच्छा, उसके बाद बोला सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेट फॉलोइंग फीफो। फीफो तो मैंने लास्ट टाइम समझा ही था कि फीफो में हमें किस तरह से करना है। अच्छा, देखो कहाँ प्रॉब्लम हुआ आइडेंटिफाई करना। %9 सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, ब्रैकेट में ऊपर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसके ऊपर लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, वो नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं होगा, इन द बुक्स ऑफ इसके ऊपर लिख सकते हो, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड। अच्छा, यहाँ पर हमें क्या क्या लिखना है, डेट होता है, पर्टिकुलर नंबर, इंटरेस्ट और अमाउंट या फिर कॉस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, इंटरेस्ट और कॉस्ट। अच्छा, फर्स्ट देखो ओपनिंग बैलेंस है, बताओ इसको कैसे लिखना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट है तो एसेट है, तो कैसे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखना चाहिए 1 तारीख को 1 x1, बोलो ओपनिंग, करेक्ट। टू बैलेंस बीडी, एसेट है, टू बैलेंस बीडी, अगर लाइबिलिटी होता तो बाई बैलेंस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट है एसेट। अब कैसे लिखेंगे, हम लोग तो नंबर में कर रहे हैं, तो नंबर मैंने निकाल लिया, ये देखो 1200, कैसे निकाला, क्योंकि बॉन्ड एक बॉन्ड ओरिजिनल कॉस्ट मतलब नॉमिनल कॉस्ट जो है वो एट द रेट ऑफ 100 वाला है, तो 1,20,000 का टोटल परचेज, और एक बॉन्ड का अगर 100 रुपए करके होता है तो कितना सारा खरीदा होगा 1200। अच्छा, और इसको खरीदा कितने में है, 1,18,000 में। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ है वो हमें देखना चाहिए। तो ये अगर जैन है तो इसके पहले कब इंटरेस्ट ड्यू होगा, क्योंकि इंटरेस्ट 2 टाइम ड्यू होता है, एक होता है मार्च को और एक होता है सितंबर को, ठीक है। यहाँ पर 30th भी लिख लेते हैं, वो एक ही डेट है इसलिए मैंने इसको अलग अलग नहीं लिखा, 1 अक्टूबर 30 सितंबर, इसका जस्ट एक दिन आगे है, तो इसको ही एक बार कर लिया मैंने। तो मुझे बताओ कि यहाँ पर इसके पहले कब इंटरेस्ट ड्यू हुआ, उसी के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करना है हमें। बताओ, मतलब हम लोग ये लिखेंगे कि अभी तक कितना इंटरेस्ट ड्यू हुआ, जब मेरा नया अकाउंट ओपन हुआ तो मेरा इंटरेस्ट कितना ड्यू हुआ वो मुझे कैलकुलेट करना है कि 1200 पे अभी तक कितना इंटरेस्ट ड्यू होके रखा है। तो ड्यू जितना होगा, लास्ट जब इंटरेस्ट मिला था उसके बाद ये जितना टाइम पीरियड है उसी हिसाब से ड्यू होगा। ये जैन है तो इसके पहले कब इंटरेस्ट मिला था, बोलो। सितंबर नहीं होगा, क्योंकि जैन के पहले क्या आएगा, जैन के पहले क्या आएगा, दिसंबर, उसके आगे क्या आएगा, नवंबर। सितंबर होगा 30th सितंबर
2000 होगा, मतलब 2x0 होगा। जैसे इन लोगों ने x1 x0 लिखा है, वैसे मैंने x0 लिख दिया। तो इसका मतलब लास्ट इन्होंने इंटरेस्ट लिया होगा 30 सितंबर को, और उसके बाद ये अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बना रहे हैं 1 जनवरी से। तो इतना दिन इन्होंने होल्ड किया, और इस टाइम के लिए इसका इंटरेस्ट ड्यू होगा, जो वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे कि मुझे इतने दिन का इतना इंटरेस्ट मिलेगा, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ कितने दिन का होल्डिंग हो रहा है। लास्ट तो सितंबर में ड्यू हुआ था, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बताओ ये कितने दिन का होगा। लास्ट तो 5 कैसे हो रहा है, सितंबर से 1 जन काउंट करो, 30 सितंबर से 1 जन, तो डेट को ध्यान दो। सितंबर 30 मतलब तो सितंबर खत्म। सितंबर के बाद क्या आता है, बोलो। सितंबर 4 नहीं 3 होगा, 1 जनवरी है। ध्यान से देख लो, एक बार सोच लो, 1 जनवरी है। देखो सोच के एक बार, 4 मंथ्स नहीं होगा। सितंबर मेरा खत्म हो गया, तो सितंबर में तो मेरा ड्यू क्या होगा, सितंबर तक तो मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है, और उसके बाद अक्टूबर मैंने होल्ड किया, उसका इंटरेस्ट ड्यू हुआ होगा, नवंबर होल्ड किया, उसका इंटरेस्ट ड्यू होगा, दिसंबर होल्ड किया, उसका इंटरेस्ट। ये तो 1 तारीख है जनवरी का, तो जनवरी थोड़ी ना पूरा होल्ड किया। बोलो, क्लियर है? 3 months। समझ में आया क्यों 3 मंथ्स? हाँ। अच्छा, तब बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट बताओ तो फिर कितना होगा। 1200 नंबर ऑफ बॉन्ड है, 100 रुपए पे होगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट रेट लगाना है, और 3/12 रेट कितना है, 9% था। बोलो कितना होगा फिर। $2,700। 2700। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट को 2700। ठीक है, सब चीज तो लिख लिया हम लोग, जस्ट इसके हिसाब से चलेंगे। तो हम लोगों ने पहला यहाँ पर एंट्री कर दिया। अब ऐसे ऐसे यहाँ पर फर्स्ट मार्च को हमें एंट्री करना है। 1 मार्च को हम लोगों ने क्या किया है, ये परचेस था, शायद मैंने लिखना हम भूल गए 200, हाँ परचेस था, ये परचेस था। चलो यहाँ पर एक बार परचेस लिख देते हैं। तो बताओ परचेस करने से क्या एंट्री करना चाहिए, बताओ परचेस करने से क्या एंट्री करेंगे। 1/3 को परचेस का एंट्री क्या होता है, इन्वेस्टमेंट परचेस का एंट्री बोलो। परचेस करेंगे तो पैसा जाएगा ना, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। हाँ इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो ये तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। टू बैंक, अब डेट लिख लेते हैं जिस दिन परचेस किया था, टू बैंक। 200 यूनिट नंबर में ही दिया है, नंबर लिख लिया मैंने। 98 एक्स इंटरेस्ट, इसका कैलकुलेशन करना चाहिए। अब वर्किंग नोट 2 लगाते हैं। परचेस बताओ कितना था, 200 इंटू 98 कितना हो रहा है, वो भी एक्स इंटरेस्ट 19,600। अच्छा, अब इसमें एक्स इंटरेस्ट लिखेंगे, ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस था इसीलिए एक्स इंटरेस्ट लिखेंगे। अच्छा, कुछ ब्रोकरेज वगैरह तो नहीं बोला था, ठीक है, नहीं लिखना है, ब्रोकरेज नहीं बोला था, लेकिन इंटरेस्ट हम लोग अपना कैलकुलेट करेंगे ताकि इंटरेस्ट लिख पाए। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, 200 यूनिट पे होगा इंटू 100 करके इंटू 90%। लेकिन देखना पड़ेगा कि कितने मंथ उसने होल्ड किया था जिससे इन्होंने परचेस किया। तो जिन इन्होंने परचेस किया 1 मार्च को। अब ये जो बॉन्ड इन्होंने परचेस किया, इस पे इंटरेस्ट 2 बार मिलता है, एक बार मार्च में और एक बार सितंबर में, ठीक है, हर साल। तो जब 1 मार्च को जिससे खरीदा होगा, उन्होंने कितने मंथ्स का इनसे इंटरेस्ट लिया होगा। नॉर्मल सा बात है, वो देख जो सेल किया है वो सोचेगा कि मैंने कितने दिन इसे होल्ड किया बेचने के पहले। तो जिसने बेचा है उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, इसके आगे का इंटरेस्ट डेट देखो, सितंबर को इसको इंटरेस्ट मिला था। फिर उसने कब कब होल्ड कर लिया, सितंबर के बाद अक्टूबर होल्ड किया, नवंबर होल्ड किया, दिसंबर होल्ड किया, जैन होल्ड किया, फेब होल्ड किया, और मार्च के 1 तारीख को बेच रहा है। मार्च तो
होल्ड नहीं किया तो इतने दिन का इंटरेस्ट वो ले लेगा। ये कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था कि इतने दिन का वो इंटरेस्ट लेगा, मतलब जब खरीदना है तो फिर इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो रेट लगाया हुआ है इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, अगर इंक्लूड होता है तो एक्सक्लूड करना पड़ता है, तो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कैलकुलेट हर हाल में करना है, लेकिन अगर इंक्लूड करके रेट लगाया है तो फिर वो माइनस करना पड़ता है। तो बताओ कितने मंथ्स का हो रहा है, मैंने यहाँ पर दिखा भी दिया लिख के, बताओ कितने मंथ्स का हो रहा है। बोलो कितने मंथ्स का हो रहा है। 6 months। 6 का हुआ, 5 लिखा था लास्ट, तो सितंबर में मिला था, सितंबर तो एंड में मिला था, तो सितंबर में तो ड्यू नहीं हो रहा है, अक्टूबर से लेके 1 मार्च काउंट करो। अभी तो लिखा था अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च का तो 1 तारीख, तो 1 2 3 4 5 5 मंथ्स हो रहा है। इस तरह से लिखने से ही मिल जाएगा, 5 मंथ्स हो रहा है, 6 नहीं होगा। 1 तारीख या 30 है वो हमें देख लेना है, 5 मंथ्स। अच्छा इसका कितना हो रहा है, 200 into 100 into 9% into 5/2, 750 हो रहा है, ठीक है 750। तो जब खरीदना है तो 750 इंटरेस्ट दे के खरीदना पड़ेगा, 750, और यहाँ अमाउंट आ गया कितना आया, 200 into 98 करके अमाउंट आया 19,600, ठीक है 19,600। अच्छा यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ पर जाते हैं, इंटरेस्ट का डेट आ गया 31 मार्च, दैट इज डेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का डेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 31 मार्च। इधर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट मिलने से क्या एंट्री होता है बताओ, एंट्री वेंट्री सब लिखवाया था मैंने और लास्ट दिन समझाया भी था। बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा इंटरेस्ट, तो ये देखो इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा बाई बैंक, है ना, बैंक अकाउंट, क्योंकि ये देखो ये तो इंटरेस्ट का कॉलम है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बताओ कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल कितना डिवेंचर है हमारे पास, टोटल करके बताओ, नंबर ऑफ डिवेंचर अभी कितना है हम लोगों के पास, बोलो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है हम लोगों के पास, ये तो नंबर, टोटल कितना डिवेंचर है, वो सब पे इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। नहीं देखा होगा शायद तुमने, इसलिए पूरा ब्लैंक हो गया है जो भी सिखाया था। देखो एक बार देखना जरूर, क्योंकि चैप्टर थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, नहीं देखने से याद रहना इम्पॉसिबल है। देखो 1200 और 200 टोटल कितना डिवेंचर बना अभी तक बताओ, 1400 1400 पे इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये चैप्टर लेकिन छोड़ना नहीं है, ये चैप्टर को रेगुलर थोड़ा भी प्रैक्टिस करते जाओ, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा मतलब समझ में तो आएगा, जब हम बताएंगे तभी आएगा, उसके बाद आउट हो जाएगा, क्योंकि जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा। 1400 into 100 into 9% into, अब बताओ कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा, जब मिला लास्ट कब मिला था सितंबर, अब कब मिल रहा है मार्च, डेट टू डेट हमेशा 6 मंथ्स होता है, देख लो सितंबर में इंटरेस्ट मिला था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च का 31 है, तो पूरा मार्च भी आएगा, तो 6 मंथ्स होगा, ठीक है, तो 6 मंथ्स होगा। अब खुद इनको इंटरेस्ट मिल रहा है 6 मंथ्स का इंटू 6/12, बताओ कितना हो रहा है, 6300 6,300, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,300, ये हो गया। तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पहले इनके पास इतना डिवेंचर था, मतलब 1200, उसके बाद और भी 200 खरीद लिया, टोटल इतना डिवेंचर और इंटरेस्ट इतना मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो हमेशा अपने हिसाब से इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी देखेगी कि होल्डर कौन है, जब वो इंटरेस्ट बांट रही है, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तब इंटरेस्ट उतना सभी को मिलेगा जो भी होल्डर है, तो सबको देखो अपना 6 मंथ्स का, इस पे भी 6 मंथ्स का मिल जाएगा, इस पे भी 6 मंथ्स का, लेकिन इस पे तो ऑलरेडी दे के खरीदा हुआ है ना, तो फिर वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिससे खरीदा है उसके बाद तो 1 ही महीना होल्ड किया है, इसको 5 महीने का इंटरेस्ट देके खरीदा है, खुद 6 महीने का इंटरेस्ट ले रहे हैं हम लोग,
200 पे, तो वो अल्टीमेटली 100 ही हो जाता है। ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन डिटेल्स में ही किया था। अच्छा, अब देखो ये वाला 17/2001, यहाँ पर हम लोग सेल कर रहे हैं। बताओ सेल करने से किधर लिखते थे हम लोग? सेल करने से किधर लिखना चाहिए बोलो? सेल करने से किधर लिखना चाहिए? सेल करने से तो पैसा आएगा, जैसे परचेज करने से पैसा जाता है, सेल करने से पैसा आएगा। बोलो क्या एंट्री होगा? कोई भी चीज सेल करने से बैंक क्या होता है? बोलो, कोई भी चीज अगर हम लोग सेल करेंगे तो बैंक क्या होगा? हेलो, हाँ मैम। बोलो। अच्छा, एक एसेट सेल कर रहे हो, क्या एंट्री होगा? कल ही तो कर रहे थे हम लोग कैश फ्लो में, एसेट सेल करने से क्या एंट्री होगा? अभी इन्वेस्टमेंट परचेज का एंट्री बताया तो, इन्वेस्टमेंट टू बैंक अभी तो बताया तुमने, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, तो सेल करने से क्या होगा? बैंक टू सेल। टू सेल नहीं होता है, टू सेल सिर्फ प्रोडक्ट के लिए होता है, एसेट के लिए कभी भी टू सेल। तब एसेट जब खरीदते हैं तब हम लोग बिल्डिंग खरीदने से परचेज टू कैश लिखते हैं या फिर बिल्डिंग टू कैश लिखते हैं? बोलो। एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है? स्टॉक खरीदने का एंट्री और एसेट खरीदने का एंट्री सेम थोड़ी होता है। समझ में आया गलती कहाँ हो रहा है? एसेट खरीदने का एंट्री क्या होता है? एसेट टू बैंक बैंक। या कैश, जो भी लिखे वो मैटर नहीं करता है। एसेट टू बैंक होता है, लेकिन क्या परचेज टू बैंक होता है? अगर हम लोग बिल्डिंग खरीदते हैं तो बिल्डिंग टू बैंक होता है, क्या परचेज टू बिल्डिंग होता है? सॉरी, परचेज टू कैश थोड़ी ना होता है। अच्छा, ये सब तो बेसिक हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक करो। अच्छा, ये देखो सेल कर रहे हैं तो बताओ क्या एंट्री होना चाहिए फिर? अब बताओ, सेल करने से ये भी तो एसेट है, तो सेल करने से क्या होगा? परचेज का रिवर्स होगा। बताओ सेल करने से क्या होगा? पैसा आएगा, तो हम तो बोल रहे हैं पैसा आएगा। बाय बैंक। बाई बैंक तो होगा। एंट्री बताओ, एंट्री अगर नहीं याद रखोगे फिर ऐसी कंफ्यूजन होगा। बाई बैंक तो होगा, टू क्या हो रहा है फिर? कौन से लेजर में पोस्ट कर रहे हो मुझे ये बताओ। अभी कौन से लेजर में हम लोग कौन सा अकाउंट में पोस्ट कर रहे हैं ये सब चीज? ये देखो, ये सब तो मैंने उस दिन समझाया था। सेल करने से बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, ये पूरा चीज मैंने टैली करवा करवा के उसके बाद ही मैंने ये सब बताया था। ये सारा चीज, ये पहले मैंने छोटा छोटा क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद ही मैंने लेंदी वाला क्वेश्चन लिया था। लेकिन मैंने उस दिन सारा चीज समझाया था कि कैसे सेल परचेज, और मैंने नोट्स में एंट्री लिखवाया भी है। और ये तो देखो बेसिक है। देखो, इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट किधर लिखते हैं बताओ? बैलेंस शीट में लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखते हैं, पीएल में लिखते हैं? बताओ मुझे, इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखा जाता है बोलो? ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट कहाँ लिखते हैं? इन्वेस्टमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग में लिखते हैं, पीएल में लिखते हैं, बैलेंस शीट। पीएल में तो खर्चा लिखा जाता है, पीएल में कैसे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखा जाता है।
बिल्डिंग कहाँ लिखा जाता है, बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट सब यहाँ पर लिखा जाता है, उसके नीचे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है, उसके नीचे करंट एसेट होता है। इन्वेस्टमेंट मीन्स कभी भी पीएल में क्या लिखते हैं, पीएल में सैलरी इलेक्ट्रिसिटी ये सब लिखते हैं, कभी इन्वेस्टमेंट थोड़ी लिखते हैं। इन्वेस्टमेंट खर्चा थोड़ी है, इन्वेस्टमेंट खर्चा भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट इनकम भी नहीं, इन्वेस्टमेंट तो एक एसेट है। तभी तो तुम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हो बताओ, जो कैश फ्लो में कर रहे हो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर शेयर खरीदते हो, डिवेंचर खरीदते हो, बॉन्ड खरीदते हो, फिक्स्ड एसेट खरीदते हो, ठीक है। देखो बाई बैंक, बाई बैंक बताओ कितने नंबर ऑफ डिवेंचर है, सॉरी बॉन्ड है 500, 500 हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जब सेल कर रहे हैं 100x इंटरेस्ट, चलो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 4, सेल 500 इंटू 100, एक्स इंटरेस्ट था तो कितना हो जाएगा 50,000 एक्स इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, अमाउंट दिखाना है, सॉरी इंटरेस्ट दिखाना है। 500 इसका फेस वैल्यू भी 100 करके है, इंटू 9% इंटू बताओ कितने मंथ्स का इंटरेस्ट मिला होगा जब हम लोगों ने बेच दिया। तो लास्ट हमें इंटरेस्ट मिला था 31 मार्च में, उसके बाद सेल कर दिए, तो फिर सेल करने के पहले जितना दिन होल्ड करके रखे थे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो मार्च का इंटरेस्ट मिल गया था, ये देखो यहाँ पर रिसीव हुआ, उसके बाद सेल किए। तो अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई का 1 तारीख है, 3 मंथ्स का होना चाहिए। 3/12 तो कितना होगा देखो, 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो जाएगा देखो 1125। हाँ 1125, 1125 1125 और कितना में सेल किया 50,000 कॉस्ट। चलो ये यहाँ तक हो गया। अच्छा उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाएंगे 110 2001। अच्छा सेल करने पे हमें देखना चाहिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और हम लोग को यहाँ पर कौन सा मेथड फॉलो करने बोला है, फीफो। तो उसके लिए भी एक वर्किंग चाहिए, उसका वर्किंग ना हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये पेज को मैंने छोड़ रखा था, उसका वर्किंग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उसके लिए वर्किंग कैसे बनाएंगे, लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने इसका वर्किंग ऐसे किया था, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा। अच्छा इसको भी तो मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर भी हम दिखा सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फीफो को कुछ इस तरह से किया, लास्ट में ये देखो नंबर, कॉस्ट, सेल प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, नंबर, कॉस्ट, सेल प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा पहले बताओ, सबसे पहले हम लोग के पास कितना नंबर ऑफ बॉन्ड था, पहले था 1200 नंबर ऑफ बॉन्ड था, उसका कॉस्ट कितना था 1,18,000। कॉस्ट मतलब जितने प्राइस से हम लोग खरीदते हैं, दैट इज द कॉस्ट। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखना चाहिए हमें ड्रॉप पे, नेक्स्ट हम लोगों ने फिर से खरीदा, तो हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा जितना खरीदा उतने से, तो 200 हम लोगों ने खरीदा, ठीक है। तो टोटल हो गया 1400, और 200 कितने में खरीदा, यहाँ पर और एक जीरो होना चाहिए, और 200 वाला बॉन्ड कितने में खरीदा था 19,600। तो बताओ टोटल कितने रुपीज का हम लोगों ने बॉन्ड खरीद लिया, दोनों का टोटल का 118,000 प्लस 19,600 कितना होगा 1,37,600, हाँ 600, 1,37,600। अच्छा उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिलने से नंबर और कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, तो यहाँ पर नहीं दिखाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि सेल कितना हुआ, 500 यूनिट यानी नंबर 500 हम लोगों ने सेल कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। 1400 था, 1400 था, 500 बेच दिया, बच रहा है कितना 900। अब हमें देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 500 जो हम लोगों ने बेचा उसे तो हम लोगों ने 50,000 में बेचा, वो कैसे पता चला, ये देखो यहाँ रिकॉर्ड किया 50,000, ऐसे बता भी दिया था। अब हमें देखना है कि फीफो फॉलो करने बोला है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो मेरे पास 2 लॉट है, एक तो मेरा प्रीवियस वाला, एक मैंने नया खरीदा, ये था ओपनिंग और ये मेरा परचेस। अगर हम सेल करना चाहते हैं फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले 1200 में से मुझे सेल करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर मुझे अगर 500 ही सेल
सेल करना है तो 1200 से ही हम 500 सेल कर सकते हैं, मुझे दूसरे लॉट में हाथ देने का जरूरत ही नहीं है। तो मुझे इसका कॉस्ट निकालना चाहिए, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अगर 1200 में से बेच रहे हैं, 1200 का कॉस्ट अगर 1,18,000 है तो 500 का कॉस्ट कितना होगा? तो ऐसे निकालेंगे 1,18,000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 500 कितना होगा? देखो 49,167 देखते हैं 49167 हाँ 49166 अच्छा 67 कर देते हैं, जिसको हम लोगों ने 50,000 में बेच दिया। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? 50,000 में बेचा, इतने कॉस्ट वाला प्रोडक्ट। प्रॉफिट है क्योंकि 49,000 तो क्या है, 49,000 तो कम होता है ना, तो प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 833 इतना प्रॉफिट है। अब देखते हैं कॉस्ट भी रिड्यूस हुआ है, जैसे नंबर रिड्यूस हुआ है कॉस्ट भी तो रिड्यूस हुआ होगा। तो 1,37,600 माइनस 49,167 तो कितना हो रहा है? 88,433 इतना बच रहा है। तो हम लोग प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे 833 2 PL बोल के, 2 साइड में होगा जब भी प्रॉफिट होगा। डेट कौन सा होगा? जिस दिन सेल किया उसी दिन प्रॉफिट भी कमाया है, तो 2 PL कहां पर लिखना चाहिए? देखो प्रॉफिट ना तो नंबर को इंक्रीज कर सकता है, ना तो ये इंटरेस्ट से इसका कोई लेना देना है, तो वो अमाउंट कॉलम यानी कॉस्ट कॉलम में जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखो सेल तक कंप्लीट कर लिया। फिर इंटरेस्ट का डेट आएगा, यहाँ 30 सितंबर आएगा ना, उसके बाद 110 वाला करेंगे। फिर से 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट मिलने से बाय बैंक लिखेंगे, तो नंबर और कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, जस्ट इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड करेंगे वो डिपेंड कर रहा है हमारे पास कितने सारे बॉन्ड बचे हुए हैं। तो देखो कितना बॉन्ड बचा हुआ है? 900 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। अभी तो हम लोगों ने देखा सेल वेल करने के बाद 900 बच रहा है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 लिख देते हैं। इंटरेस्ट 900, ऐसे भी हम लोग चाहे तो अकाउंट से भी देख सकते हैं। ये देखो 1400 था, उसमें से 500 बेच दिया, 900 पे 100 रुपीज के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। 900 पे 100 रुपीज के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, रेट है 9%, और कितने मंथ्स का मिलेगा उतना डिवाइडेड बाय 12। चेक करो कितने मंथ्स का मिलेगा। लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था? यहाँ पर, अब यहाँ मिल रहा है। तो सितंबर खत्म, अक्टूबर 1 महीना, नवंबर, दिसंबर, सॉरी ये मार्च है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा 30 तारीख तक, तो 6 मंथ्स हो रहा है। देखो 6 मंथ्स हो रहा है, बताओ कितना हो रहा है? फिर 900 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 4050 इंटरेस्ट को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये हो गया 30 सितंबर, कहाँ गया ये वाला। अब 1 अक्टूबर को फिर से हम लोगों ने परचेस किया 98 कम इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 1 अक्टूबर लिखते हैं। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने परचेस किया, तो पैसा जाएगा परचेस करने से, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना सारा परचेस किया? 150 और 98 कम इंटरेस्ट के साथ, तो इसका नोट्स बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, वर्किंग नोट नंबर 6। तो देखो कितना सारा परचेस किया, वर्किंग नोट नंबर 6 में देखते हैं। $150 into 98 कम इंटरेस्ट, 150 into 98 यहाँ पर लिखते हैं परचेस। जितना आएगा उसे लिखना पड़ेगा CI, फिर लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो देख लेते कितना होता है। 150 into 98 14,700, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो इसमें से इंटरेस्ट लेस करना पड़ता है। तो 150 into 100 into 9% into
अब देखते हैं कितने मंथ के बाद हम लोगों ने परचेस किया। जिससे परचेस किया था, मतलब जिसने अपना ये डिवेंचर सेल किया बॉन्ड, उसने लास्ट कब देखो इंटरेस्ट उसको मिला था, उसको तो 30 सितंबर को ही इंटरेस्ट मिला था और आज 1 अक्टूबर है। तो क्या इंटरेस्ट कुछ भी ड्यू हुआ वो हम लोगों से कोई इंटरेस्ट मांग सकता है? सोचो एक बार। जैसे मान लो मेरे पास एक डिवेंचर है जिसपे 30 सितंबर को ऑलरेडी मुझे इंटरेस्ट मिल चुका है, हम तुमको 1 अक्टूबर में बेच दे रहे हैं, तो हम अगर तुमसे इंटरेस्ट मांगेंगे तो कैसे मांगे? क्योंकि मुझे तो लास्ट इंटरेस्ट मिल चुका है, मैंने तो इंटरेस्ट ड्यू किया ही नहीं, अभी तक मेरा इंटरेस्ट ड्यू नहीं हुआ था। जो हुआ था उसका मुझे मिल गया, 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट मिला, उसके बाद ही हम बॉन्ड सेल कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसके बाद होल्ड किया कि मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, एक दिन भी तो होल्ड नहीं किया। 1 तारीख को मैंने बेच दिया, तो फिर 1 तारीख को अगर बेच दिया तो यहाँ पर इंटरेस्ट जीरो मंथ्स होल्डिंग पीरियड तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 14,700। ठीक है, परचेस प्राइस हमारा आ जाएगा 14,700 और यहाँ पर इंटरेस्ट इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ था उसके दूसरे दिन ही हम लोगों ने बेच दिया, तो एक दिन भी पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आएगा। 14,700 ये वाला लिख दिया मैंने, यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद 1/11 को मतलब नवंबर को सेल कर दिया है 399 एक्सचेंज। ये देखो बाय बैंक 399 एक्स इंटरेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 7, वर्किंग नोट नंबर 7 सेल कितने में क्या है? 399 एक्स इंटरेस्ट, 399 एक्स इंटरेस्ट, 399 इंटू 300 एक्स इंटरेस्ट है, तो 99 इंटू 300 2,700 नहीं, 99 इंटू 300 29,700। 29। हाँ 29,700। अच्छा, ये है एक्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर इंटरेस्ट लेस तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखते हैं कितना हो रहा है। 300 हम लोग बेच रहे, कितना करके? 100 रुपीज करके। रेट क्या है इंटरेस्ट का? 9% वाला, डिवाइडेड बाई 12 लिखते हैं। यहाँ पर देखते हैं जब हम लोग बेच रहे हैं, बेचने के पहले हम लोगों ने कितना दिन ड्यू किया, तो लास्ट कब इंटरेस्ट मिला था? देखो लास्ट यहाँ पर मिला था सितंबर को, उसके बाद मैंने इस बॉन्ड को अक्टूबर पूरा रखा और नवंबर के 1 तारीख को बेच दिया, तो मैंने 1 महीना रखा है, तो मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 300 इंटू 100 इंटू 9% डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना हो गया? 225 इंटरेस्ट। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 225 इंटरेस्ट, 225 इंटरेस्ट, और यहाँ पर अमाउंट आया था 29,700। ठीक है, अब इसमें सेल करने से हमें प्रॉफिट लॉस भी चेक करना चाहिए। तो देखो हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक किया था कि 500 हम लोगों ने बेच दिया, वहां तक इस वर्किंग नोट को कंप्लीट किया था। उसके बाद फिर से हम लोगों ने परचेस किया है 150 14,700 से, तो ऐड करेंगे 150 14,700 से। 150 परचेज हुआ है और 14,700 रुपए का, ये रुपीस कॉलम है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1050, टोटल इतना बन गया, और कॉस्ट 88,433 था प्लस 14,700, तो दोनों मिला के 1,03,133 ये मिल गया। ठीक है, ये मिल गया 150। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सेल किया है कितना? 300 का। अब इसका देखते हैं सेल करने से हमारा क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, तो लेस कर देते हैं सेल 300, तो कितना क्वांटिटी बचेगा? 1050 माइनस 300, तो 750 क्वांटिटी बच रहा है। रुपीस निकालेंगे तो फीफो बेसिस पे सेल कर रहे हैं, तो 1200 में से देखो 1200 में से हम लोगों ने 500 बेच दिया था, तो बचा कितना था? 1200 में 500 अगर बेच देते हैं तो 700 बचा, और उसके बाद हम लोग सेल कर रहे हैं 300, तो फर्स्ट लॉट से ही हो जाएगा फीफो के हिसाब से, तो हमें कॉस्ट निकालना पड़ेगा। 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300, यहाँ पर कर लेते हैं 1,18,000 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 300, 1200 का 29,500।
अच्छा 29,500, अच्छा हम लिख लिए 29,500 और हम लोगों ने सेल कितने में किया 29,700। बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? 29,500 जिसका कॉस्ट था उसको मैंने 29,700 में सेल कर दिया। बताओ प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट 200। प्रॉफिट 200। अच्छा अब ये बचा कितने का देख लेते हैं माइनस करके। 103,133 माइनस 29,500, तो ये रिमेनिंग हुआ 73,633। अच्छा अब इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 2PL बोल के, इसको रिकॉर्ड कर देते हैं 2PL। तो यहाँ पर चला जाएगा, प्रॉफिट हुआ कितना 200, ठीक है। अच्छा अब अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि नवंबर के बाद देखो इसको अगर हम आगे भी ड्रॉ करते तो यहाँ पर नवंबर मैंने ये डेट लिखा था, उसके बाद लास्ट कब आता 31 दिसंबर, इस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाता, ठीक है। तो अब हम लोग 31 दिसंबर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देते। देखो तो बाई बैलेंस सीडी कितना सारा डिवेंचर मेरा बॉन्ड मेरा बच रहा है, ये देखो 750 मेरा बॉन्ड बच रहा है। देख भी सकते हो, लेजर को बैलेंस करोगे तो भी 750 आएगा क्योंकि 1200 खरीदा, फिर 200 खरीदा, फिर 500 बेच दिया, फिर 150 खरीदा, फिर 300 बेच दिया। तो लेजर को भी अगर इस तरह से हम लोग टोटल करेंगे तो हमें एज इट इज दिखेगा। तो ये देखो 1200 प्लस 200 प्लस 150 कितना हो रहा है 1550। यहाँ पर भी देखो 1550 अगर लिखेंगे बैलेंस करने से देखो आएगा 750, और वैसे भी तो पता चल ही रहा है कि मेरा इतना ही बच रहा है। अब ये 750 जो बचा हुआ है इस पे हमें देखना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है, क्योंकि इसको भी तो हम लोग होल्ड करके रख रहे हैं। तो लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, लास्ट सितंबर को मिला था, और दिसंबर तक अगर मुझे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना है तो मैंने कितने दिन होल्ड किया, सितंबर, तो मुझे इंटरेस्ट मिल गया था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 मंथ्स का यहाँ पर इस अकाउंटिंग ईयर में ये बॉन्ड जो है ये 3 मंथ्स के लिए इसका इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर ही लिख देते 750 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 3/12, इतना इंटरेस्ट ड्यू होगा जिसको यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। तो 750 इंटू 100 इंटू 9% इंटू 3/12, 1688, ठीक है 7.5 आ रहा है तो मैंने 1688 लिखा। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर टोटल करते कि टोटल इंटरेस्ट फिर कितना हो रहा है 6300 एक बार ड्यू हुआ, एक बार जब सेल किया तो हम लोग को 1125 मिला, उसके बाद एक बार 4050 पूरा इंटरेस्ट ड्यू हुआ, फिर सेल करने पे 225 लिया हम लोगों ने, और अभी जो बचा हुआ उस पे इतना ड्यू हो जाएगा, तो फिर 13,388 हुआ। यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते 13,388, बाकी बैलेंस कर लेते देखते कितना होता है। प्रॉफिट ही हो रहा है 9938, तो इसको 2PL बोल के रिकॉर्ड किया जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली हमारा प्रॉफिट कितना हुआ इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके। तो यहाँ पर 2PL लिखेंगे, लेकिन ये इंटरेस्ट का PL है, इंटरेस्ट में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अच्छा अब यहाँ पर हमें कॉस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो कॉस्ट तो हम लोग ये लिखेंगे तो हो जाएगा, कितना है कॉस्ट 73633, देखो 73633 क्योंकि FIFO बेसिस पे है तो यही होना चाहिए 73633, और दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। ये इसका कॉस्ट है 750 का, 73633 प्लस 29,700 प्लस 50,000, 1,53,333, 1,53,333 माइनस 118,000 माइनस 19,600, 833, 14,700 और 200, जीरो आ रहा है, ठीक है बैलेंस हो गया। देखो दोनों साइड बैलेंस हो गया। ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया था लगभग वैसा ही है, उससे भी थोड़ा आसान ही था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक ही मैंने होमवर्क दिया था, बाकी हमें क्या करना, अच्छा ये 4 तो मैंने करवा दिया था, 4 मैंने करवा दिया था, 5 इक्विटी शेयर वाला है, 5 इक्विटी शेयर वाला है। अच्छा उसके बाद तो यहाँ कुछ है नहीं। अच्छा 1 भी इक्विटी शेयर वाला था, 2 भी इक्विटी शेयर वाला था, इसलिए मैंने नहीं करवाया था, ठीक है चलो।
अब हम लोग फिर से यहाँ पर चलते, देखते डिवेंचर रिलेटेड और कुछ मिल जाता है तो पहले उसको कंप्लीट करवा देते हैं, क्योंकि डिवेंचर वाला तो नहीं हो रहा है, मुझसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो इलास्ट्रेशन 1, इलास्ट्रेशन 2 ये शेयर वाला है, ठीक है, शेयर वाला लास्ट में लेते हैं। शेयर वाला 3 भी शेयर वाला है, चलो शेयर वाला छोटा छोटा क्वेश्चन है। फोर्थ भी शेयर वाला है, फिफ्थ भी शेयर वाला है, सिक्स्थ भी शेयर वाला है, सेवेंथ ये भी शेयर वाला है, 8 ये भी शेयर का क्वेश्चन है, 9 एक है लेकिन इसमें इंटरिम डिविडेंड है। अच्छा ये इक्विटी शेयर के साथ मिक्स्ड अप है, ये भी तो नहीं होगा, फिर देखते हैं की बात। 10th भी दोनों मिला हुआ है, नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन और नहीं है, सिर्फ डिवेंचर वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर दिया जो भी था एक्सरसाइज में और यहाँ पर। ठीक है चलो, तो फिर हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं शेयर वाले कंसेप्ट से, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से आई थिंक स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए पहले नोट्स लिखना पड़ेगा। तो नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो इन्वेस्टमेंट का हम लोग का एक पार्ट तो हुआ, दैट इज फिक्स्ड इन जो इनकम वाला होता है। आज हम लोग वेरिएबल इनकम यानी वेरिएबल इनकम इन्वेस्टमेंट और मतलब इक्विटी शेयर में वेरिएबल इनकम वाला इन्वेस्टमेंट जैसे कि इक्विटी शेयर या फिर कुछ और टाइप ऑफ शेयर्स, इसमें हमारा वेरिएबल इनकम होता है। whenever investments are in equity share, fixed income does not arise. Fixed income does not arise, क्योंकि हमें पता है कि इक्विटी शेयर का क्या होता है, ईबीआईटी से हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट क्या बचता है, ईबीटी से क्या देते हैं, टैक्स तो क्या बचता है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर यहाँ से प्रेफ डिविडेंड देते हैं अगर हमारा प्रेफरेंस शेयर है, और जो बचता है दैट इज इक्विटी। तो अब ये डिपेंड करता है ईबीआईटी पे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और कभी भी अर्निंग फिक्स्ड है ये तो हम लोग नहीं बोल सकते, तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को भी जो मिलेगा वो वेरी करेगा हर बार, इसीलिए इसे वेरिएबल इनकम बोला जाता है। अच्छा, फिक्स्ड इनकम डज नॉट अराइज। अच्छा, उसके बाद इन दिस केसेस डिविडेंड is earned as per rate mentioned for the year। जिस साल जितना डिविडेंड डिक्लेयर करेगी कंपनी उतना डिविडेंड मिल सकता है। अच्छा, फॉलोइंग
इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन इक्विटी शेयर इज मेड। हमें कुछ इस तरह से अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, सेम कंसेप्ट में पर्टिकुलर्स नंबर डिविडेंड, इंटरेस्ट के जगह यहाँ पर डिविडेंड लिखना पड़ेगा, अमाउंट। अच्छा, यहाँ ना डेट होगा, डेट नहीं लिखा मैंने, डेट होगा। अच्छा, उसके बाद फिर से डेट, पर्टिकुलर्स नंबर डिविडेंड अमाउंट। पहले यहाँ पर डेट जो रहेगा, फिर टू बैलेंस बीडी, अगर कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर एक स्टार लगा, तो स्टार कब कब यूज होगा हम बता देते हैं। फिर टू बैंक, बैंक मतलब जब हम लोग शेयर परचेज करें, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट देके हम लोग शेयर परचेज करें। डिविडेंड के यहाँ पर मैंने 2 स्टार लगाया, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिखवाएंगे, मतलब ये स्टार पे नोट लिखवाएंगे, तो ये स्टार ऐसे ही दो, ठीक है। और ये 2 क्रॉस दे रहे जस्ट अमाउंट नोटिफाई करने के लिए। टू बोनस, बोनस, बोनस का डिविडेंड अमाउंट दोनों कॉलम में ब्लैंक रहेगा, क्यों होगा वो भी बताएंगे। अभी ऐसे सेम लिखते जाओ। टू पीएल, बैलेंसिंग फिगर, बाई, यहाँ पर डेट हो जाएगा, बाई बैंक, यहाँ पर डेट होगा, ठीक है। यहाँ पर डेट हो जाएगा, बाई बैंक नंबर्स, फिर यहाँ पर 2 स्टार, फिर यहाँ पर अमाउंट। अच्छा, उसके बाद बाई बैंक, बाई बैंक डिविडेंड, तो डिविडेंड यहाँ पर नंबर में ब्लैंक होगा, डिविडेंड में लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर लिखना है हमें पोस्ट, और यहाँ पर लिखना है प्री, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट फिर से लिखेंगे बाई बैंक, पहला 2 कॉलम ब्लैंक और लास्ट वाला क्रॉस क्रॉस। सेल ऑफ राइट, इसमें हाइफन देके लिखो, सेल ऑफ राइट, जैसे यहाँ पर लिखा है डिविडेंड वैसे सेल ऑफ राइट। और लास्ट बाई पीएल, ट्रांसफर, और लास्ट में बाई बैलेंस सीटी, यहाँ पर 1 स्टार। अच्छा, जहां 1 स्टार लगा हुआ है उसका मतलब क्या होगा, जहां 2 स्टार, जैसे यहाँ 1 स्टार है, यहाँ 2 स्टार है, यहाँ 2 स्टार है, यहाँ पर 1 स्टार है, ठीक है। तो ये स्टार जो है यहाँ पर इस पॉइंट में नोट्स लिखना है हमें। अगर फर्स्ट स्टार है तो वहां पर नोट क्या है, देखो, देयर इज नो accrued डिविडेंड कंसेप्ट। और जिसमें डबल स्टार है उसका मतलब क्या है, उसमें देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ x और कम, इट मीन्स
we don't pay dividend amount on purchase। अच्छा, ये दो पॉइंट पहले बता देते। देखो, जैसे हम लोग डिविडेंड इंटरेस्ट एक्रू कर रहे थे ना, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यहाँ पर आज वाले क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने देखा कि हम लोग का इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट दो डेट बताया था, एक 30 सितंबर बताया था और एक 31 मार्च बताया था। हम लोग अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं जैन को, तो जैन को अगर ओपन कर रहे हैं तो ऑब्वियस सा बात है जैन को कंपनी इंटरेस्ट नहीं देगी, क्योंकि कंपनी या तो मार्च में इंटरेस्ट देती है या तो सितंबर में। इसका मतलब अगर मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैन में ओपन हो रहा है तो कंपनी ने इसके पहले मुझे सितंबर में इंटरेस्ट दिया होगा, तो मेरा कितने दिन का इंटरेस्ट ड्यू हुआ वो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन शेयर में कुछ ड्यू रिकॉर्ड करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, वही मैंने लिखा है, देयर इज नो एक्रूड डिविडेंड कंसेप्ट। एक्रूड इंटरेस्ट कंसेप्ट होता है बट एक्रूड डिविडेंड कंसेप्ट नहीं होगा। इसीलिए जब हम लोग ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे तो वहां कुछ भी ड्यू अमाउंट नहीं लिखेंगे। जब हम लोग परचेस करेंगे तो भी कुछ हम लोग ड्यू अमाउंट नहीं लिखेंगे, और कुछ कम और एक्स का कंसेप्ट नहीं होता है। जैसे डिवेंचर या बॉन्ड में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होता है, वो डिविडेंड में अप्लाई नहीं होगा, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट। अच्छा, नेक्स्ट नोट देखो, नेक्स्ट नोट में लिखना है these are those shares which are distributed by company। Free of cost, since there is no cost, hence number increase but amount is nil। बताएंगे ये क्या होता है, ये जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा नहीं बता पाएंगे। एक्चुअली इसमें नोट्स में लिखो, ऊपर लिखना हमें बोनस शेयर, इसके ऊपर लिख दो बोनस शेयर, बोनस शेयर, दीज आर दोज शेयर्स, ठीक है, ऊपर बोनस शेयर लिखा हुआ रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट होगा डिविडेंड इज ऑफ टू टाइप्स। डिविडेंड दो टाइप का होता है। फर्स्ट है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, it is considered to be recovery of cost paid at the time of purchase। It should be credited to investment amount। ये पॉइंट कल अगर देखो, कल हम लोग जो कैश फ्लो लास्ट में करे तो वहां पर एक पॉइंट आया था कि प्री एक्विजिशन डिविडेंड है और उसे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट में ऐड करना है। तो हम लोगों ने लिखा था डिविडेंड को, हम एंट्री करके मैंने दिखाया था जहां पर हम लोग डिविडेंड अकाउंट ओपन किए थे, वहां पर तो कॉस्ट को रिड्यूस किया था, तो बाय डिविडेंड दिखाया था, टू इन्वेस्टमेंट दिखाया था, वो प्री एक्विजिशन था, ठीक है। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड को इसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है। आज हम लोग इसको डिटेल्स में भी देख लेंगे कैसे होता है। इसके अलावा एक है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड।
अच्छा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड में क्या है देखो, इट इज रेगुलर डिविडेंड इनकम। उसके बाद इसके साथ ही लिखना है, इफ इट इज unclear regarding pre or post dividend, assume post dividend. Date of receipt is not relevant for pre-post dividend classification. Pre-post dividend classification. We should identify dividend as dividend, we should identify it by लिख दो, by dividend period. If such period is before purchase of shares, then it is pre-acquisition dividend. नेक्स्ट लिखना है, डिविडेंड इज नॉट paid or not paid for current year share issued during the year by company. Hence, bonus and right shares issued by company are entitled to dividend in next year onward. मैम issued by उसके बाद कौन सा वाला बोलो, डिविडेंड इज नॉट bonus and right share issued by, अच्छा राइट शेयर कहाँ लिखा है ड्यूरिंग द ईयर बाय कंपनी, हेंस बोनस एंड राइट शेयर्स आर इशूड बाय होगा। अच्छा राइट शेयर्स, हेंस बोनस शेयर एंड राइट शेयर्स, अच्छा ये शेयर्स लिखा था, शेयर्स इशूड बाय कंपनी आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इन नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड, ये नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। Right shares are considered, right shares are concessional लिखना है हमें,
कंसेशनल। Concessional shares offered by company. These can be subscribed or write later. Letters can be sold in open market. These write letters sell price is considered to be recovery of cost. Next, while calculating closing balance, pre-acquisition dividend sale proceeds at right, ये दोनों पॉइंट, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये दोनों पॉइंट, नेक्स्ट should be reduced from cost price। और लास्ट नोट है इक्विटी शेयर्स आर वैल्यूड using weighted average method। यहाँ पर हम लोग का नोट्स कंप्लीट हो रहा है। वेटेड एवरेज का डिटेल्स हम लोग फर्स्ट जो क्लास था उसमें किए थे, ठीक है, जब जरूरत होगा तो वहां से दिखाएंगे। फिलहाल हमें ये नोट्स चाहिए जिसपे सारा चीज तो कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारा चीज है, बोनस है, राइट है, रिनाउंसिएशन ऑफ राइट है। तो हम लोग आज बोनस शेयर वाला कंसेप्ट जो है उस पे जो भी सम्स होता है वो करेंगे, बोनस शेयर वाला कंसेप्ट करेंगे आज हम। चलो फिर देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखो बोनस शेयर वाला कंसेप्ट आज हम लोग करेंगे। यहाँ से 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान नहीं, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते इलास्ट्रेशन 2, देखो इलास्ट्रेशन 2 ये शेयर वाला है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2001 मिस्टर कृष्णमूर्ति परचेस्ड 1000 इक्विटी शेयर्स
ऑफ 100 ईच इन टेलको लिमिटेड। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डिवेंचर बॉन्ड ये सब वो सब होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग, मतलब डिवेंचर का इंटरेस्ट अपना फिक्स होता है तो फिर उस पे अर्निंग भी फिक्स होता है, ठीक है, तो वो फिक्स होता है। लेकिन शेयर ये सब फिक्स नहीं होता है, शेयर वेयर ये सब फिक्स नहीं होता है। तो इसमें देखो बोल रहा है कि 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच इन टेलको लिमिटेड 120 ईच फ्रॉम ए ब्रोकर, ठीक है। तो कितना सारा शेयर खरीदा है? 1000। एक एक शेयर कितना करके है? 100। ये उसका फेस वैल्यू है, लेकिन जिससे खरीदा है, जो ब्रोकर के थ्रू खरीदा है, वो एक एक शेयर कितने में बेच रहा है? 120। Who charge 2% ब्रोकरेज? ब्रोकरेज भी चार्ज कर रहा है, तो हम लोग को ब्रोकरेज भी पे करना पड़ेगा। जब परचेज करते हैं ब्रोकरेज ऐड होता है, ब्रोकरेज हमेशा पे ही किया जाता है, लेकिन परचेज पे ऐड, सेल पे लेस होता है। ये मैंने कंसेप्ट भी बताया था। क्यों? He incurred 50 पैसा पर 100 as cost of shares transfer stamp, ठीक है। तो शेयर मतलब स्टैंप ड्यूटी बोल सकते हैं, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी भी ले रहा है। शेयर खरीदने का मतलब है कंपनी अपना शेयर तो जब चाहे उसे कम या ज्यादा नहीं कर सकती है, मार्केट में एक फ्लो रहता है। अब उसमें कंपनी का मान लो 1000 शेयर मार्केट में छोड़ा हुआ है, ठीक है, ये शेयर सभी कोई परचेस कर रहे हैं। अब मान लो परचेस सेल कैसे हो रहा है, हर कोई रोज पर सेल करता है, कोई ना कोई रोज सेल करता है, कोई ना कोई परचेस करता है, तो वो बैलेंस बना हुआ रहता है, ठीक है। उस हिसाब से कभी कभी बैलेंस बिगड़ भी जाता है कि सेल करने वाले ज्यादा हो गए, परचेस करने वाले नहीं है, तो मार्केट प्राइस कम होते जाता है। जब मान लो कंपनी का कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो सारे लोग उस शेयर होल्डिंग छोड़ रहे हैं, तो फिर परचेस कोई नहीं कर रहा है क्योंकि मार्केट में उस कंपनी का खबर अच्छा नहीं है। या फिर ऐसा भी होता है कि इतना अच्छा खबर है कि सबको इसे खरीदने के लिए पागल हो रहा है, तो फिर वो खरीदना चाहते हैं, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेटेड हो जाता है। उसी तरह से तो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कभी कम या ज्यादा नहीं होता है, वो तो डिपेंड करता है मार्केट में, जो कुछ लोग परचेस कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वो बैलेंस होते जाता है। तो ही इनकट 50 पैसा पर 100 एज कॉस्ट ट्रांसफर, मतलब शेयर ट्रांसफर के लिए जो प्राइस लग रहा है, सीधा सा बात है, स्टैंप ड्यूटी चार्जेस भी ले रहा है 50 पैसा। 50 पैसा लेगा अगर एक 100 रुपए का काम करवाएगा, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपए की अगर किसी भी कारण से हम लोग स्टैंप ड्यूटी कर रहे हैं, मतलब अगर 100 रुपए का शेयर खरीद रहे हैं, एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। अगर 100 रुपए का शेयर ट्रांसफर हम लोग करवा रहे हैं तो हमें 50 पैसा स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि हम लोग कितने रुपए का शेयर ट्रांसफर करवा रहे हैं, जितने का खरीद रहे हैं उसके हिसाब से हमें स्टैंप ड्यूटी देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद देखो 31st ऑफ Jan 2002 बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2। अब ये बोनस क्या है? बोनस का मतलब होता है फ्री शेयर। ये देखो आज जो नोट्स लिखा है वहां पर मिल जाएगा बोनस शेयर। These are the shares which are distributed by company having free of cost। free of cost में distribute होगा, फ्री में, ठीक है, कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। since there is no cost hence no increase hence number increase but amount is nil। इसको नंबर लिख लो, नहीं तो फिर गलत पढ़ लोगे, तो फिर नो नहीं, इसको एक्चुअली नो डॉट लिखा है मैंने, नंबर लिख लो। मैंने नंबर लिखा है, नंबर लिखा है, ठीक है, तब ठीक है। हाँ, तो नंबर जितना है वो इंक्रीज होगा, लेकिन कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर मान लो मेरे पास पहले 100 शेयर है, फॉर एग्जांपल 100 शेयर है और वो मैंने 1000 रुपए देके खरीदा है, 100 शेयर है वो मैंने 1000 रुपए देके खरीदा है, तो एक एक शेयर मैंने कितना रुपए से खरीदा है? 10 रुपए से, ठीक है। अब कंपनी बोल रही है मुझे बोनस शेयर देगी। कैसे देगी? कंपनी बोल रही है 1:2 बेसिस पे बोनस शेयर देगी। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, देखो 1:2। 1:2 का मतलब है अगर कोई एक इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है उस कंपनी में तो उसे कितना सारा बोनस, सॉरी, अगर कोई कैसा रेशियो, क्या बोला एक बार पढ़ लेते, रेशियो क्या बोला है? इन द रेशियो ऑफ बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:2 बोला है, ठीक है, 1:2 बोला है। तो 1:2 का मतलब होता है कि दो शेयर होल्ड करने पे 1:2 का मतलब होता है कि कोई अगर 2 इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, ठीक है। 2 इक्विटी शेयर होल्ड करने पे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो 100 इक्विटी शेयर अगर कोई होल्ड कर रहा है तो उसे कितना बोनस शेयर मिलेगा? 1/2 × 100, है ना। 2
इक्विटी शेयर होल्ड करने पे अगर एक बोनस शेयर मिलता है तो एक इक्विटी शेयर होल्ड करने पे 1/2 बोनस शेयर मिलेगा, दो पे अगर एक मिलेगा, दो शेयर होल्ड करने से एक फ्री का शेयर मिल जाएगा, मतलब टोटल 3 शेयर मिल सकता है। अगर मेरे पास 2 शेयर है किसी कंपनी का जो बोनस डिक्लेयर कर रही है 1:2 रेशियो में, इसका मतलब है वो मुझे एक बोनस दे देगी, क्योंकि 2 शेयर पे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो मेरे पास 3 शेयर हो जाएगा, एक फ्री का और एक पेमेंट देके खरीदा हुआ। तो अगर मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे कितना सारा बोनस शेयर मिल सकता है, ये देखो 100/2, यानी मुझे 50 बोनस शेयर मिल सकता है, जिसको खरीदने के लिए मुझे कंपनी को कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे पास 150 शेयर हो जाएगा और वो खरीदने के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए ही खर्च किए, क्योंकि इस पे मुझे कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ा। जैसे अगर हम लोग कोई भी शॉपिंग मॉल में जाके अगर कभी भी ड्रेस वगैरह खरीदते हैं तो जब बोलते हैं कि 2 शर्ट खरीदने पे या फिर टीज खरीदने पे मान लो एक फ्री में दे रहा है, ठीक है, तो 2 शर्ट मान लो 500 करके हम लोगों ने 1000 का खरीद लिया, तो 1000 का हम लोग खर्चा किए और मेरे पास शर्ट कितना आया, 3, एक 2 मैंने तो पेमेंट देके खरीदा और 2 पेमेंट देके खरीदा, तो एक मुझे फ्री का भी मिला, वो स्कीम था उन लोगों का। तो ये 3 शर्ट मुझे 1000 में मिला। जस्ट वैसे ही यहाँ पर देखो 150 जो शेयर्स है वो मुझे 1000 में मिले, क्योंकि 50 शेयर मुझे फ्री में मिले, और ये फ्री का शेयर को ही बोनस शेयर बोला जाता है। ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करती है कि आप मेरे कंपनी में इतने दिन शेयर होल्ड करके रखे हो तो आपको कुछ मिलना चाहिए गिफ्ट जैसा, तो ये फ्री में बोनस शेयर इशू करती है, ठीक है। बोनस शेयर के लिए कभी भी कॉस्ट नहीं एप्लीकेबल होता है, कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, पेमेंट नहीं करना पड़ता है, फ्री का होता है, ये हमेशा ही फ्री का होता है। तो नंबर इंक्रीज हुआ, देखो जैसे शर्ट में भी दिखाया मैंने, नंबर इंक्रीज हुआ बट कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ, और ये लॉजिक है, होगा भी नहीं, कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगा, पेमेंट नहीं करना है तो कॉस्ट कैसे इंक्रीज होगा। 3 टी शर्ट खरीद रहे हैं लेकिन मुझे कुछ पेमेंट 2 ही का करना है, तो फिर मेरा कॉस्ट तो इंक्रीज नहीं होगा, नंबर जरूर इंक्रीज हुआ। अच्छा, अब इसके बाद देखो बोनस वाज डिक्लेयर्ड इन द रेशियो 1:2 बिफोर एंड आफ्टर द रिकॉर्ड डेट ऑफ बोनस शेयर। बोनस शेयर इशू करने के बाद और आगे, बिफोर एंड आफ्टर द शेयर्स वेर कोटेड यानी मार्केट में जो इसका रेट चल रहा था 175 एंड 90 पर शेयर, मतलब पहले बोनस इशू के पहले प्राइस था 175, बोनस इशू के बाद हो जाएगा 90। ऐसा क्यों होता है, देखो बोनस इशू करने से शेयर का प्राइस कम हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिखाया कि मैंने 1000 रुपए का 100 शेयर खरीदा था, अभी जो वहां पर हम एग्जांपल दिखा रहे थे, फिर मुझे 50 बोनस शेयर मिला तो 150 रुपए का शेयर मेरा कितने में आ गया, 1000। तो पहले एक एक शेयर कितना करके था, 10 रुपए करके, क्योंकि 100 शेयर खरीदने के लिए मुझे 1000 रुपए देने पड़े, तो मैंने एक एक शेयर 10 रुपए से खरीदा। अब बताओ मुझे मेरे पास 150 शेयर है और मैंने सिर्फ 1000 ही खर्च किए हैं, तो एक एक शेयर का प्राइस कितना हो रहा है, डिवाइड करने से पता चलेगा, बोलो। देखो कितना हो रहा है, 6.66 हो रहा है। देखो मैंने 1000 रुपए खर्च किए, जैसे सेम दो टी शर्ट खरीदा था, 500 करके, कितना, 2 टी शर्ट 1000 रुपए में खरीदा था। अब 1000 रुपए दे के 3 टी शर्ट लेके आए हो, तो बताओ एक एक टी शर्ट का कितना प्राइस हो रहा है। अगर हम पूछे कि एक एक टी शर्ट का प्राइस कितना हो रहा है, बोलो कितना हो रहा है। 333.33 333.33, तो बोलो प्राइस रिड्यूस हुआ कि नहीं। पहले लग रहा था कि 2 चीज खरीद रहे 500 का, लेकिन अब 3 चीज खरीद लिए और उसका अगर प्राइस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो 333 का होता है। तो बताओ टी शर्ट का प्राइस कम हुआ, यही बेनिफिट दिखा होगा, तभी ना हम लोगों ने 2 टी शर्ट खरीदा और एक फ्री में लाए। ये स्कीम अच्छा लगा, क्योंकि वैसे 500 में 2 मिल रहा था, वैसे 2 खरीदने से हम लोग गए थे सोचो 1 खरीदने के लिए, लेकिन देखा कि लिखा हुआ है 2 खरीदने से हमें और एक फ्री में मिल जाएगा, तो हमारा बजट जो है वो नहीं बढ़ा, हमारा वैसे देखो 333 में आ गया। हम लोगों ने सोचा था एक एक टी शर्ट 500 से ज्यादा का नहीं खरीदने वाले हम लोग, लेकिन क्या हुआ, हम लोग का अल्टीमेटली 333 में 3 टी शर्ट आ गया, तो प्राइस कम हुआ ना। वैसे ही अगर मेरा नंबर शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है लेकिन मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है कि मेरा प्राइस जो है वो बाद में शेयर इशू के, बोनस शेयर इशू के बाद वो रिड्यूस होता है, उसके पहले वो ज्यादा होता है। यहाँ भी वैसे ही दिखेगा, देखो पहले 175 था, उसके बाद 90 हो गया। On 31st of March 2002, Mr. Krishnamurthy sold bonus share to a broker. बोनस शेयर जो था वो उन्होंने बेच दिया। Who charged 2% ब्रोकरेज, जो कि 2% ब्रोकरेज ले रहा है, जिनके थ्रू से बेचा।
अच्छा, so the investment account in the books of Mr. Krishnamurthy who held the shares as current asset and closing value of investment shall be made at cost or market value whichever is lower. ठीक है, तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. In the books of Mr. Krishnamurthy, investment account for the year 31st of March 2002 in equity share of Telco Limited. अच्छा, मैंने ड्रॉ नहीं किया. अच्छा चलो देखते, छोटा सा क्वेश्चन है, बिना ड्रॉ के भी आई थिंक हो जाएगा. मतलब ये चीज बोलना चाह रही है, ये ड्रॉ करने से बेटर होता है डेट वाइज. ये वाला चीज वो भूल गए करना. ठीक है, कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगा. डेट पर्टिकुलर नंबर डिविडेंड. यहाँ पर डिविडेंड का कोई कंसेप्ट नहीं है तो डिविडेंड कॉलम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, और चाहो तो लिख सकते हैं, वो ब्लैंक रह जाए. डेट पर्टिकुलर नंबर डिविडेंड और कॉस्ट. अच्छा चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पर बोला है कि 1/4/2001 में उन्होंने परचेस किया है 1000 इक्विटी शेयर. तो यहाँ पर लिखते हैं 1/4/2001 में परचेस किया है, तो क्या एंट्री होगा, टू बैंक. इक्विटी शेयर परचेस कर रहे हैं तो पैसा चला जाएगा. कितना सारा परचेस कर रहे हैं, इधर है, कितना सारा परचेस कर रहे हैं, 1000 परचेस कर रहे हैं. अच्छा, इसका प्राइस हम लोगों को खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम लोग वर्किंग नोट बना लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1. ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1. अच्छा देखो, 1000 परचेस किया है 120 करके ब्रोकर से. ठीक है, तो परचेस कितने में परचेस किया, 1000 नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि एक्चुअली 100 रुपए का था, लेकिन शेयर प्राइस बढ़ जाता है. जैसे मतलब शेयर भी क्या होता है, प्रीमियम पार डिस्काउंट, जैसे डिवेंचर होता है उसी तरह से ये भी होता है. तो 1000 शेयर इशू हुआ था, 120 करके खरीदना पड़ा, तो कितना प्राइस हो गया, ये वाला. लेकिन इस पे कुछ ब्रोकरेज वगैरह भी देना पड़ा, 2% ब्रोकरेज, तो ऐड करना पड़ेगा. ब्रोकरेज देने से मेरा प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा एट द रेट ऑफ 2%. तो बताओ 1,20,000 पे 2% कितना होगा, 2400 है ना. ब्रोकरेज इतना हो गया. अच्छा, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी भी लगेगा, तो वो उसके लिए भी मेरा प्राइस बढ़ जाएगा. तो स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, किस हिसाब से, 50 पैसे के हिसाब से. अगर 50 पैसा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है अगर हम लोग 100 रुपए का कोई भी शेयर ट्रांसफर करवाते हैं, तो हम लोग कितने का शेयर ट्रांसफर करवा रहे हैं, 1,20,000 का. तो 100 रुपए के शेयर के लिए अगर 50 पैसा देना पड़ रहा है, तो फिर 1,20,000 के लिए कितना देना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा. सिंपल यूनिटरी मेथड. अगर मैंने 100 रुपए का शेयर ट्रांसफर करवाया तो मुझे 50 पैसा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा. अगर हम 1 रुपए का शेयर परचेस ट्रांसफर करवा रहे हैं तो मुझे 0.50 डिवाइडेड बाय 100 का करना पड़ेगा. और हम तो 1,20,000 का शेयर ट्रांसफर करवा रहे हैं, क्योंकि उतना ही हम परचेस कर रहे हैं, तो मुझे इतना स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा. इसका अमाउंट हो जाएगा 600. अच्छा, इसका अमाउंट 600. ओके, 600. अब पूरा टोटल करो, देखो कितना फिर परचेस प्राइस हो रहा है. 1,23,000. 1,23,000. ठीक है, ये हो गया. इतने से हम लोगों ने परचेस किया, तो हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं. देखो बिना ड्रॉ करके भी. डिविडेंड का तो यहाँ पर कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो 1,23,000. इस क्वेश्चन में कुछ डिविडेंड वगैरह बोला ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम स्टार्टिंग वाला है इसीलिए. उसके बाद 31st of Jan
31 जैन को बोनस डिक्लेयर हुआ, 31 जैन को बोनस डिक्लेयर हुआ, रेशियो है 1:2, तो बोनस डिक्लेयर हुआ, इसका वर्किंग करके दिखा देते। देखो वर्किंग नोट नंबर 2, ये कब का था, ये 14 का था, ये ट्रांजैक्शन 14/2001 का था। अब 31 जैन 2002 का हो जाएगा। क्यों 2 हो रहा है, क्योंकि ये अप्रैल टू मार्च वाला कंसेप्ट है, तो अप्रैल टू मार्च तो 2001 से 2002, तो फिर 31 मार्च 2002 ही होगा, वैसे भी डेट लिखा हुआ है। तो बोनस देखते हैं, बोनस शेयर हमें कितना मिलेगा, कंपनी फ्री में शेयर बांट रही है, ठीक है, कंपनी फ्री में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, हमें भी मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बोनस शेयर उन लोगों को मिलता है जो लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं। तो मिस्टर कृष्ण मूर्ति वो भी तो टेल्को के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उन्होंने 1000 शेयर होल्ड करके रखा है टेल्को का, तो इनको भी बोनस शेयर मिलेगा। इनको कितना मिलेगा, कंपनी बोल रही है कि अगर 2 शेयर होल्ड करके रखे हो तो 1 बोनस शेयर मिलेगा। तो फिर रेशियो क्या हो गया, 1/2। देखो कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी बोल रही है कि अगर तुम 2 इक्विटी शेयर होल्ड करते हो तो 1 बोनस शेयर मिल जाएगा, तो 1 के बदले कितना हो जाएगा 1/2। और फिर हम ये कितने सारे शेयर होल्ड कर रहे हैं, ये 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो 1000 के लिए इनको कितना बोनस शेयर मिलना चाहिए, तो 1/2 इंटू 1000। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर, कितना आ जाएगा 500। नंबर ऑफ बोनस शेयर कितना हो गया 500 बोनस शेयर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बोनस शेयर ले रहे हैं। तो एंट्री क्या होता है, ये एंट्री हो जाएगा, यहाँ पर डेट देंगे 31 जैन 2002, 2 लिखना पड़ेगा बोनस शेयर, क्या लिखेंगे 2 बोनस शेयर, बोनस शेयर मिलने से। अच्छा बोनस शेयर कितना मिला हम लोगों को 500 या 50, 500, हम लोग को 500 बोनस शेयर मिला, ठीक है। एंट्री कैसे होगा 2 बोनस शेयर। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कहां पर किया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है नॉर्मली, क्योंकि फ्री में मिल रहा है तो पैसा तो नहीं जा रहा है, 2 बोनस शेयर। डिविडेंड तो है नहीं, कॉस्ट कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ पेमेंट ही नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जा रहे हैं, क्योंकि फ्री का शेयर होता है, फ्री के लिए कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है। अच्छा उसके बाद बोनस डिक्लेयर हो गया और बोल रहा है कि बोनस इशू करने के पहले और बाद में कंपनी का शेयर प्राइस जो है 175 और 90, ये चेंजेस है, पहले 175 था, बोनस इशू करने के बाद वो 90 हो गया। ऑन 31 मार्च 2002 मिस्टर कृष्णमूर्ति सोल्ड बोनस शेयर, अब इन्होंने अपना बोनस शेयर सेल कर दिया टू ए ब्रोकर, एक ब्रोकर को जिसने 2% ब्रोकरेज भी लिया। कब सेल किया 31 मार्च 2002, तो यहाँ पर वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3, 31 मार्च 2002 सेल, बोनस शेयर सेल हो गया, कितना सारा था 500 था। अच्छा कितने में सेल किया 500 बोनस शेयर, ये जो सेल किया इन्होंने, अब बताओ कितने में सेल किया होगा, क्योंकि बोनस इशू करने के पहले शेयर प्राइस था 175 और बोनस इशू करने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस हो गया 90, तो बताओ कितने में सेल किया होगा इन्होंने 85, कितना बोलो 85, 85 क्यों होगा, एक मिनट, ये तो 90 को होना चाहिए ना, ये तो 90 होना चाहिए, पहले 175 था, बोनस इशू करने के पहले कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा था, वो 175 हुआ, मतलब देखो शेयर का प्राइस एक्चुअली 100 होता है, जब इन्होंने खरीदा था वो शेयर का प्राइस था 120, धीरे धीरे वो शेयर का प्राइस 175 हो गया, बढ़ गया। अच्छा उसके बाद जैसे 175 हो गया, धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, बोनस इशू किया उन्होंने, बोनस इशू करने के बाद वो प्राइस कम हो जाएगा, मैंने भी समझाया क्यों कम होगा, जैसे ही हम लोग 3 टी शर्ट खरीद रहे हैं हमारा पर टी शर्ट पे प्राइस रिड्यूस हो जा रहा है, वैसे ही जब बोनस शेयर इशू होगा नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ गया तो वहां हमारा प्राइस जो है कम हो गया। अभी जो शेयर हम लोग होल्ड कर रहे हैं उसका प्राइस 90 है, ठीक है, उसका प्राइस 90 है, मार्केट प्राइस है ये, तो सेल भी तो मार्केट प्राइस में करना पड़ेगा, ये मार्केट प्राइस है ना 175 और 90, और नॉमिनल प्राइस क्या होता है 100, यहाँ पर 100, नॉर्मल इक्विटी शेयर का प्राइस 10 होता है, इस क्वेश्चन में 100 बोला है तो मैं 100 मानना पड़ेगा, तो 90 रुपीज में हम लोग सेल करेंगे, तो यहाँ पर 90 क्योंकि बोनस इशू के बाद शेयर का प्राइस 90 था इसलिए 90 रुपीज लेंगे, तो कितने में सेल कर दिया 45,000, ठीक है 45,000 में हम लोगों ने सेल कर दिया। और इस पे ब्रोकरेज लगाना पड़ेगा 2% ब्रोकरेज, तो ब्रोकरेज लेस होगा 45,000 इंटू 2% कितना होता है 900,
900। अच्छा, माइनस करने से 40। हाँ, तो फिर सेल करके हमें कितना मिलेगा? 44,100, क्योंकि ब्रोकर तो अपना 900 लेके जाएगा, तो बचा 44,100। इतने में हम लोगों ने सेल कर दिया। चलो इसका रिकॉर्ड कर लेते। सेल करने से पैसा मिलेगा, तो बाय बैंक, डेट 31 मार्च का था, बाय बैंक कितना सेल हो गया? सारा का सारा बोनस शेयर 500। कितने में सेल किया? 44,100। अब सेल करने से हमें प्रॉफिट या लॉस चेक करना चाहिए। चलो देख लेते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो वर्किंग नोट नंबर 4 हमें चेक करना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जो नोट्स लिखे थे उस पे देखते हैं। ये देखो कहाँ पर था? एवरेज मेथड। ये देखो, इक्विटी शेयर्स आर वैल्यूड यूजिंग एवरेज मेथड। इक्विटी शेयर का वैल्यू हमेशा एवरेज मेथड से करना चाहिए। मतलब जो शेयर हम लोगों ने सेल किया उस पे हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग को वैल्यूएशन हमेशा एवरेज मेथड पे करना पड़ेगा। तो देखो एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। ये 31 मार्च का है। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे। अभी तक हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है? 1,23,000 शेयर खरीदने के लिए, और हमारे पास कितना शेयर आया? 1000 और 500, 1500। हम लोगों ने कितना पेमेंट किया? 1,23,000 पेमेंट किया, और मेरे पास 1500 शेयर आ गए। तो एक एक शेयर कितने के? डिवाइड करने से पता चलेगा। जैसे मैंने टी शर्ट वाला एग्जांपल दिया, तो इसमें से मैंने जो 500 शेयर बेच दिया उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका कॉस्ट हम लोग एवरेज करके निकालेंगे। यहाँ कभी फीफो एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है? 41। अच्छा, कितना हो रहा है? 41,000। अच्छा, 41,000। तो 500 जो हम लोगों ने बोनस शेयर बेच दिया उसका कॉस्ट था 41,000 हमारे परचेस प्राइस के हिसाब से। तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 41,000 वाला 44,100 में बेच दिया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? कितना हुआ बोलो? 3,100। 3,100। तो अब हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट को 2PL बोल के यहाँ पर भी सेम उसी तरह से रिकॉर्ड होगा। डेट दे लो 31 मार्च 2002 2PL। अच्छा, प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट कॉलम में लिखेंगे कितना हुआ प्रॉफिट? 3,100। 3,100 ये प्रॉफिट हो गया। चलो क्लोज करो। तो मेरे पास 1500 शेयर था, उसमें से मैंने 500 बेच दिया, तो कितना बचना चाहिए? बाई बैलेंस सीडी कितना शेयर बच रहा है? मेरे पास टोटल 1500 था, उसमें से मैंने 500 बेच दिया, बचा कितना? 1000 ही बचेगा। 1000 डिविडेंड तो यहाँ पर किसी काम का नहीं था। अब इस 1000 का कॉस्ट क्या है वो भी निकालना पड़ेगा, और हम लोगों ने अभी देखा कि शेयर का कॉस्ट हमेशा एवरेज में निकालना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? 1,23,000 दे के हम लोग 1500 शेयर खरीद लिए थे, जैसे 1000 दे के 3 टी शर्ट खरीदे थे, उसी तरह से। तो ये 100 शेयर, ये 1000 शेयर जो बचा है उसका कॉस्टिंग कितना है? 1,23,000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000, 82,000। अब दोनों साइड टैली होना चाहिए। देखते हैं 82,000 प्लस 44,100, 126100। और ये वाला भी देखो 00161 126100 हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसीलिए बिना ड्रॉ करके भी हो गया। अगर बहुत सारा इंफॉर्मेशन रहता है तो ड्रॉ मस्ट हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम होता है करने। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 3 देखो, ये भी हो जाएगा। इलास्ट्रेशन 3, मिस्टर एक्स परचेस्ड 500 इक्विटी शेयर्स at in Omega Company Limited for 62,500 इंक्लूसिव ऑफ ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी। तो यहाँ पर इन्होंने इसी पे अपना ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी दोनों ही लगा के बताया है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। और ऐसे भी देखो इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि कितना परसेंट ब्रोकरेज कितना स्टैम्प ड्यूटी, इसका मतलब लगा के बोला है। वैसे भी हमें इंक्लूसिव बोला है तो हम लोग इंक्लूसिव ही मानेंगे। Some years later, the company resolved to capitalize its profit and to issue to the holders of equity shares one equity bonus shares for every shares held by them.
इस मतलब इस लाइन का मतलब देखो, सम इयर्स लेटर द कंपनी, कुछ दिन बाद ये ओमेगा लिमिटेड कंपनी रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट, कंपनी चाहती है कि इसके प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें, मतलब प्रॉफिट का जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से करना चाहती है, बोनस इशू करके। तो इसी को बोला जा रहा है रिजॉल्व टू कैपिटलाइज इट्स प्रॉफिट्स एंड टू इशू द होल्डर्स ऑफ द इक्विटी शेयर वन इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर्स हेल्ड बाय देम, मतलब एक शेयर अगर वो लोग हेल्ड कर रहे हैं तो उसकी जगह एक बोनस शेयर मिलेगा, वन इक्विटी बोनस शेयर, मतलब इक्विटी वाले को ही बोनस मिलता है, वन इक्विटी बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय देम, एक एक शेयर वो जितने भी शेयर हेल्ड कर रहे हैं उतना बोनस शेयर मिल जाएगा। प्रायर टू कैपिटलाइजेशन मतलब बोनस इशू के पहले, कैपिटलाइजेशन का मतलब ही है बोनस इशू के पहले, द शेयर ऑफ ओमेगा कंपनी लिमिटेड वेयर कोटेड एट 175, तो बोनस इशू के पहले प्राइस था 175 पर शेयर, आफ्टर द कैपिटलाइजेशन द प्राइस कोटेड 92.50, उसके बाद 92.50 हुआ, बोनस इशू के पहले 175 था, उसके बाद 92.50 हुआ। मिस्टर एक्स सोल्ड द बोनस शेयर एंड रिसीव 90 पर शेयर, अच्छा उन्होंने बोनस शेयर बेच दिया, अब हमें प्राइस बता दिया है कितने में बेचा है 90, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में अगर देखोगे तो कितने में बोनस शेयर बेचा वो नहीं बताया, इसलिए हम लोगों ने कौन सा प्राइस लिया, बोनस इशू के बाद जो मार्केट प्राइस चल रहा था, बट यहाँ पर बोनस इशू के बाद मार्केट प्राइस चल रहा है 92.50, बट इन्होंने कितने में बेचा 90 रुपीज में बेचा, तो क्वेश्चन अगर बता देता है कितने में बेचा तो हम लोग को भी उतना ही लिखना चाहिए। देखो इलस्ट्रेशन 3 कैसे होगा, ये भी बिना ड्रॉ करे ही हो जाएगा। इलस्ट्रेशन इन द बुक्स ऑफ एक्स, in the books of X, investment account, equity share in Omega Limited, date, particulars, नंबर, यहाँ डिविडेंड तो नहीं है, सिर्फ नंबर और कॉस्ट करें, डिविडेंड लिखोगे कि तो वो ब्लैंक ही रह जाएगा, कोई फायदा तो है। डिविडेंड पर्टिकुलर्स, सॉरी डेट पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड अगर लिखोगे तो लिख सकते हो, वैसे यहाँ यूज तो नहीं हो रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले परचेज किया है उन्होंने, कौन सा डेट जो है वो तो नहीं दिया है, चलो यहाँ पर डेट नहीं दिया है, तो परचेज किया है तो क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक, डेट तो नहीं दिया है तो हम पर्टिकुलर में लिख लेते, टू कैश या बैंक लिखना चाहिए हमें, ठीक है, कंपनी का काम बैंक में ही होता है, तो टू बैंक। 500 शेयर कितने में खरीदा है, 62,500 बता भी दिया है, 500 शेयर खरीदा है, 62,500 पेमेंट कर, अच्छा उसके बाद इसमें ब्रोकरेज स्टैम्प ड्यूटी सब लगा हुआ है। कुछ दिन बाद कंपनी ने बोनस इशू किया कि किसी के पास अगर एक इक्विटी शेयर है उसे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो बताओ इनको कितना बोनस शेयर मिलेगा, इनके पास तो 500 इक्विटी शेयर है, तो इनको बोनस शेयर कितना मिलेगा, एक इक्विटी शेयर पे एक बोनस शेयर, तो 500 इक्विटी शेयर पे कितना बोनस शेयर मिलेगा, 1000 क्यों मिलेगा, एक इक्विटी शेयर है तो एक बोनस शेयर मिलेगा, तुम्हारे पास अगर एक इक्विटी शेयर है तुमको एक बोनस शेयर मिलेगा, तुम्हारे पास अगर 500 इक्विटी शेयर है तो तुम्हें कितना बोनस शेयर मिलेगा, तुम्हारे पास अगर एक डेयरी मिल्क है तो तुम्हें एक डेयरी मिल्क है तो तुम्हें एक मान लो अमूल कैडबरी मिलेगा, ठीक है, और अगर तुम्हारे पास 10 डेयरी मिल्क है तो तुम्हें कितना अमूल कैडबरी देंगे हम, 10, तो फिर अगर 500 है तो 500 ही होगा ना, पिछले वाला क्यों बोल रहे हो, क्योंकि उसमें तो 2:1 बताया था, उसका रेशियो टोटल करके बोला है 1000, ओ टोटल तो वो नंबर ऑफ शेयर हो रहा है, बोनस शेयर कितना हो रहा है वो तो टोटल शेयर हो रहा है, बोनस 500, हाँ बोनस शेयर 500, टोटल तो वो टोटल हो रहा है, बट बोनस कितना मिलेगा वो 500 होगा, 1000 उस अगर इसको जोड़ के बोल रहे हो ठीक है, लेकिन उसमें 1000 इसीलिए हो रहा था क्योंकि उसका रेशियो अलग था 2:1, अब कॉस्ट तो कुछ नहीं लगेगा, फ्री में मिलता है ये वाला शेयर। अच्छा अब उसके बाद बोला है कि इन्होंने बोनस शेयर बेच भी दिया, चलो बेच दिया तो इधर लिखते हैं, डेट नहीं है इसलिए डेट वाला कॉलम भी यहाँ पर किसी काम का नहीं, तो बाय बैंक कितने में बेचा
500 शेयर 90 में बेचा। यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करके बोल रहा है कि 500 शेयर 90 में बेचा है। उस क्वेश्चन में देखो डिफरेंस क्या है, उस क्वेश्चन में बोला था कि बोनस शेयर इशू के आगे और पहले का प्राइस, जो कि इसमें भी बोला है, लेकिन उसमें ये नहीं बोला कि बोनस शेयर कितने में बेचा था। तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि मार्केट में जो रेट चल रहा था उसी में बेचा है, अगर कुछ रेट नहीं पता है हमें। अब यहाँ पर रेट तो पता है, कितने में बेच दिया, 45,000 45। अब हमें प्रॉफिट या लॉस वो बुक करना है, बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। उसके लिए हमें वर्किंग नोट देख लेना चाहिए। हम यहीं पर वर्किंग नोट दिखा देते हैं। बोनस शेयर जब हम लोगों ने ले लिया तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये देखो 62,500 में हमें कितना शेयर मिल गया, 5,000। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ऐसे करते हैं, एवरेज कॉस्ट ऑफ बोनस, अच्छा एवरेज कॉस्ट लिखने से ही होगा, बोनस शेयर सेल नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एवरेज कॉस्ट देखो हम लोगों ने कितना बोनस शेयर खरीदा, 62,500 से टोटल 1000 शेयर हो गया, बोनस और नॉर्मल शेयर मिला के। तो एक एक शेयर का प्राइस डिवाइड करने से पता चलेगा, इनटू हमें 500 शेयर का प्राइस चाहिए जो कि मैंने बेच दिया। एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल, जो सेल किया उसका एवरेज कॉस्ट बताओ कितना, 31,250। अच्छा 31,250 जो कॉस्ट था उसको हम लोगों ने बेच दिया है 45,000 में। तो प्रॉफिट बताओ, प्रॉफिट ही हो रहा है ना 45,000 में। 13,700। अच्छा कितना हो रहा है, 13,750। इसको हम लोग 2PL लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो 2PL लिखेंगे। प्रॉफिट कॉस्ट में लिखा जाता है 13,750। बस यहाँ पर अब और तो कुछ नहीं था, देखो इतना ही बोला था। तो इसमें ये टोटल कर देते, 1000 शेयर था, 500 सेल हो गया तो बचा कितना, और 500 बचा, तो बाई बैलेंस CD लिखेंगे तो वो कितना शो होगा, 500। ठीक है, डिविडेंड वाला कॉलम तो यहाँ पर ब्लैंक रह रहा है बिकॉज नो इन्फॉर्मेशन। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये टोटल करके कितना हो रहा है, 62, ये वाला एक बार देख लेते हैं, 76,250। इसका मतलब इधर अगर हम लोग बैलेंस करें तो कितना आ रहा है, 31,250। 31,250 और इतना ही आना चाहिए, ये देखो इतना ही आना चाहिए। एक्चुअली ये वाला कॉस्ट ये नहीं है, एक्चुअली ये जो 500 शेयर बच गया उसका भी अगर एवरेज निकालेंगे वो भी तो उतना ही होगा, क्योंकि जो कॉस्ट हमारा आया था 1000 शेयर का उसमें से आधा बेच दिया आधा रह गया, तो जो रह गया उसका कॉस्ट भी उतना ही हो रहा है, बिकॉज 50-50% हो जा रहा है ना 500 इसीलिए। या फिर चाहो तो कैलकुलेट करके हम लोग देख सकते हैं, कि तो बात है ना, 62,500 से हम लोगों ने 1000 शेयर खरीदा था, उसमें से 500 बच गया, उसका कॉस्टिंग वही होता है वैल्यूएशन। हम लोग इस तरह से वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। अच्छा ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ये भी एक कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोला है, देखो मिस्टर T Sekharan purchased 5,000 equity shares, 5,000 equity shares of 100 each in V Limited। V Limited में खरीदा इन्होंने शेयर 120 each from a broker who charged 2% brokerage। He incurred 50 पैसा 100 as cost of the share transfer stamp। मतलब पहले वाले क्वेश्चन की तरह एकदम सेम अमाउंट भी है। On 31st of Jan 2002 bonus was declared in the ratio 1:2। बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही है। Before and after record date of the bonus shares, the shares were quoted at 175 and 90 per share। यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं लाए इन्होंने। तो क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है, On 31st of March 2002 Mr. T Sekharan sold bonus share to a broker who charged 2% brokerage। So investment account in the books of T Sekharan who held the share as current asset and closing value of investment shall made at कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is lower। जस्ट ये पॉइंट अलग है, हमें लास्ट का वैल्यूएशन जो करना है उसको कैसे करना है वो बताया था। अगर ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 में फर्क देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट वाला लाइन जो है वो एडेड था क्या, क्वेश्चन नंबर 2 में हाँ था, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is लोअर। तो इसमें और इसमें तो मुझे कोई फर्क ही नहीं दिख रहा है। देखते हैं टी शेखरन, अच्छा इन्होंने कितना सारा शेयर खरीदा था, इन्होंने 1,120 करके, ये वाला देखते हैं इन्होंने कितना खरीदा, और 5,000 है, 5,120 करके। ठीक है कुछ ज्यादा तो चेंजेस नहीं है। अच्छा उसमें भी था क्या, कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is लोअर,
ये मैंने यहाँ पर करवाया। सो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट हु हेल्ड शेयर्स करंट एसेट क्लोजिंग वैल्यू शैल बी मेड और कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। अच्छा ये पॉइंट मैंने डील ही नहीं किया, ये ध्यान ही नहीं दिया। चलो इसको बता देते हैं। और ये देखो यहाँ पर मैंने एवरेज प्राइस 82,000 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर एक वर्किंग नोट यहाँ दिखा देते, हो जाएगा। चलो कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस उसको तो मैंने लिखा ही नहीं है। देखो वर्किंग नोट नंबर, आंसर टैली हो गया, क्यों हो गया वो बताते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 5, वो वाला पॉइंट छूट गया था। वर्किंग नोट नंबर 5, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। इस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो मुझे बताओ लास्ट में शेयर का कॉस्ट कितना हुआ था? 90 रुपीज करके हुआ था। लास्ट में शेयर का कॉस्ट 90 रुपीज करके हुआ था ना, आफ्टर बोनस इशू। तो 90 रुपीज करके हुआ और लास्ट में शेयर बचा कितना था? 1000 इंटू 90, तो शेयर का कॉस्ट कितना हो रहा था? मार्केट प्राइस 1000 इंटू 90, तो 90,000 हो रहा था, है ना। मार्केट प्राइस कितना हो रहा था? 90,000। हमें कैसे वैल्यू करना है? कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। तो मेरा मार्केट प्राइस कितना आ रहा है? 90 के हिसाब से 90,000। वहां पर मेरा कॉस्ट जो कि एवरेज मेथड से करना पड़ता है उसमें 82,000 आ रहा है, उसमें 82,000 आ रहा है। एक मिनट, ये कहां से कट हो गया? छोड़ो, इसको लिख देते हैं इक्वल टू 500। अच्छा ये देखो यहाँ पर मेरा 90,000 आ गया मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लोअर। मार्केट प्राइस 90,000, कॉस्ट हो रहा है मेरा 82,000। तो बताओ कितने में रिकॉर्ड होना चाहिए? कौन सा लोअर है इन दोनों में? कौन सा लोअर है? कॉस्ट। कॉस्ट यानी 82,000, इसीलिए देखो मैंने 82,000 लिखा था और मेरा आंसर वहां पर एडजस्ट हो गया था। ठीक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। प्रॉब्लम तब होता अगर मेरा यहाँ पर जो है कॉस्ट ये अलग आता, मार्केट प्राइस आता और मैंने यहाँ पर एवरेज करके लिख दिया होता तो वो चेंजेस हो जाता। तो देखो इतना, मतलब हम ये कहना चाह रहे क्या चेंजेस होता। देखो अगर मेरा कॉस्ट यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम आया, अगर मार्केट प्राइस 90 के जगह सपोज 80 होता, 90 के जगह अगर सपोज 80 होता तो मेरा ये 80,000 होता। तो उस केस में कॉस्ट 82,000, मार्केट प्राइस 80,000, तो जो लोअर है, लोअर कितना होता है? 80, तो फिर यहाँ 80 रिकॉर्ड करना पड़ता, तो मेरा आंसर के साथ टैली नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर भी मेरा क्वेश्चन सही इसीलिए हो गया क्योंकि वो लोअर प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस ही लोअर हो रहा है, एवरेज कॉस्ट प्राइस, इसीलिए हो गया। तो ये क्वेश्चन और अभी जो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन देखा टी संकरण, मुझे इसमें कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ये देखो टी संकरण, हम यहाँ से एक बार दिखा देते हैं जो सोल्यूशन है, तुम एक बार इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पर बोला है इन्होंने कितना शेयर खरीदा है? 5,120 और 2% ब्रोकरेज। तो देखो 5,000 इंटू 120 करेंगे तो 6 लाख आता है और उस पर 2% ब्रोकरेज लगाओ, तो 2% ब्रोकरेज लगाने पे कितना आता है? 12,000। अच्छा 1,000। तो सबको टोटल करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पर मिल जाएगा, ये कहाँ पर मिलेगा? ये देखो 6 लाख और ये कितना 2% ब्रोकरेज लगाने से 6 लाख पे कितना बोले अभी? 1200, 1200 हो रहा है। देखो 1200 हो रहा है या 12,000 देख लेते हैं। 6 लाख इंटू 2%, ओ हाँ 12, हाँ 12,000 हो रहा है, सही है। तो ये देखो 6 लाख देना पड़ेगा, 12,000 मुझे ब्रोकरेज देना पड़ेगा। और ये स्टैम्प वाला इन्होंने 0.5% कैसे किया वो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर 100 रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो मुझे 50 पैसा टैक्स देना पड़ेगा, सॉरी स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स नहीं इसका नाम है, स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 6 लाख का कोई भी ट्रांजेक्शन करें तो कितना स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा? 50 पैसा डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 लाख, देख लो कितना होता है। 6 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.5, तो वो हो जाता है 3,000। तो 3,000 यहाँ पर कितना आया था? 12,000, यहाँ पर कितना आया? 3,000, दोनों मिला के 15,000। तो देखो 6 लाख 15,000, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट अलग दिया, इसलिए हम नहीं कर रहे। तुम इसको करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम है, हम बता देते कैसे होगा। तो देखो कितना सारा खरीदा है, हम लोग नंबर लिख के करेंगे। 5,000 खरीदा है तो तुम इसके जगह यहाँ पर इन्होंने नॉमिनल वैल्यू लिखा है, हम लोग तो नंबर लिख रहे हैं ना, तो 5,000 लिख दो।
5,000 और इसका प्राइस लिख दो, हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद बोनस इशू किया इन्होंने, और वो भी 2:1:2 रेशियो में। अगर 5,000 शेयर है तो 2,500 बोनस मिलेगा, 2,500, क्योंकि 5,000 का आधा हो जाएगा ना, 1:2 रेशियो में है, और पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा बोनस इशू करने से। फिर बोनस शेयर इन्होंने बेच दिया, कितने में बेचा? बोनस शेयर इन्होंने बेच दिया है 90 रुपीज करके, ठीक है। तो 90 रुपीज करके बोनस शेयर बेच दो। ये देखो यहाँ पर दिखाया होगा सेल प्रोसीड्स 2500 इंटू 90 कितना हो जाएगा? 2,20,500, और ब्रोकरेज लेस कर दिया 2,20,500। अब प्रॉफिट या लॉस चेक करना है, कैसे चेक करेंगे? 6,15,000 में हमारे पास कितना शेयर आ गया है? 6,15,000 में हमारे पास 7,500 शेयर आ गया। ये देखो 6,15,000 देके हमारे पास 5,000 कितना? 7,500। पहले मेरे पास कितना था? 5,000, फिर 2,500। ये देखो 5,000 इक्विटी शेयर था, फिर 2,500 मेरे पास बोनस आया, तो टोटल 7,500 इनटू मुझे जो शेयर बेच रहे हैं उसका कॉस्ट चाहिए, तो हम बोनस शेयर बेच रहे हैं, दैट इज 2,500। तो 2,500 करने पे इन्होंने वो नंबर अमाउंट से किया है, कोई बात नहीं, एक ही बात होता है, जैसे भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं। हमारा भी आंसर इतना ही आएगा, 2,05,000। अब 2,20,000 में बेच दिया 2,05,000 का शेयर, तो प्रॉफिट हुआ कितना? 15,500, एकदम एज इट इज है, सिर्फ अमाउंट मेरा यहाँ पर चेंज किया। तो देखो यहाँ पर 2PL बोल के रिकॉर्ड किया होगा प्रॉफिट को, हो गया। बचा कितना? 5,000 में से अगर 2,500 शेयर बेच देते हैं 5,000 ही बचता है। अब इसका हम लोग एवरेज करेंगे, एवरेज करने पे कितना आ रहा है? देखो एवरेज करने पे ये देखो 4,10,000 आ रहा है, दैट इज 82 पर शेयर आ रहा है। 82 कैसे आया? 4,10,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 5,000 कर दो, 5,000 शेयर का वैल्यू है ना, तो अगर शेयर का वैल्यू 4,10,000 आ रहा है तो 5,000 शेयर का वैल्यू कितना आ रहा है? 4,10,000 डिवाइडेड बाई 5,000, तो एक शेयर 82 रुपीज करके हो रहा है, जबकि मार्केट वैल्यू है 90, तो मेरा कॉस्ट ही कम जाएगा। वैसे अगर 82 नहीं भी निकालते तो भी कर पाओगे। ये देखो 4,10,000 और यहाँ 90 रुपीज मार्केट वैल्यू चल रहा था, तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, यहाँ भी कॉस्ट आ रहा है। मतलब ये सेकेंड क्वेश्चन का बिल्कुल सेम पैटर्न, सेम सब कुछ सेम दिया हुआ है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम और अमाउंट अलग दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में अगर देखोगे, इसमें भी हम प्राइस एट द रेट ऑफ निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एवरेज कॉस्ट आया 41,000, कितने सारे शेयर का? 500 शेयर का, तो एक एक शेयर का प्राइस कितना हो गया? 82 करके हो गया। यहाँ पर भी 82 करके हो रहा है, जबकि मार्केट में 90 चल रहा है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ही लो होगा, ठीक है, कॉस्ट ही लो होगा। तो हम लोग दो तरह से चेक कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 हम होमवर्क देते हैं, ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 4। और देखते हैं और कौन सा कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते क्या है। ये राइट इशू है, नहीं, यहाँ से नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये सब नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज में देख लेते कौन सा कर सकते हो, अगर कोई कर सकते हो तो वो वाला बता देते हैं। थ्री फोर ये तो हो गया, 5 नहीं होगा। बाकी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो होगा, क्योंकि उसमें हम लोग को राइट शेयर ये सब करना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार डिवेंचर को और बॉन्ड को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि उसमें ग्रिप थोड़ा कम है, अभी भी उतना अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। तो जो भी प्रीवियसली किया है उसको प्रैक्टिस करो, और आज शेयर का जितना सा समझाए उसको अच्छे तरीके से करो, ताकि नेक्स्ट दिन जब हम लोग इस पे राइट शेयर, जैसे आज तो हम लोगों ने सिर्फ बोनस शेयर कंप्लीट किया, देखो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया? वेरिएबल इनकम। ये देखो ये कहाँ लिखा है? वेरिएबल इनकम के बारे में क्या लिखा है कि हम लोग फिक्स्ड इनकम जब होता है, देखो व्हेनेवर इन्वेस्टमेंट आर इन इक्विटी शेयर फिक्स्ड इनकम डज नॉट अराइज। अगर इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करोगे फिक्स्ड इनकम नहीं मिलेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। जिसमें आज हम लोग सिर्फ एक ही नोट कवर किए, दैट इज बोनस शेयर। नेक्स्ट हम लोग को कवर करना पड़ेगा डिविडेंड का प्री पोस्ट वाला पॉइंट, और उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पर राइट शेयर का भी पॉइंट कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग दूसरा सम्स कर पाएंगे। तो अभी जितना हुआ है उसको पहले अच्छे तरीके से कंप्लीट करो, ठीक है। फिर आज इतना ही कर